let us now discuss question number 25. ये क्वेश्चन हमारा एडमिशन चैप्टर का है और ये 6 मार्कर में है. ठीक है, एडमिशन और रिटायरमेंट तो इम्पॉर्टेंट होता ही है 6 मार्क्स के लिए, और इसमें चॉइस में ना रिटायरमेंट का ही क्वेश्चन है. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. ध्वनि एंड इग्नूर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2. देन उनकी बैलेंस शीट गिवन है. ध्वनि की कैपिटल, इग्नूर की कैपिटल. सो वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तभी IFR जो है वो हम यूज़ करेंगे. तो इस साइड इन्वेस्टमेंट भी है तो वील चेक फॉर दैट. अभी ख्याल रखना है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता. ये हमारी एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है. ठीक है, मैंने बहुत बार देखा है बच्चे EPF भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो ये गलती मत करना. जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. और इस साइड हमारे पास एक P&L अकाउंट है जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ है दैट ऑन दी अबव डेट दे एडमिटेड इशाया into partnership for 25% share, and Ishaya brings 2,50,000 as capital and 40,000 for goodwill, and goodwill of the firm was valued at 2 lakh. फर्म की गुडविल 2 लाख है तो उसमें पहले इशाया का शेयर कैलकुलेट करेंगे. फिर उन्होंने बोला है कि इशाया जो है वो 40,000 PFG लेके आई है. सो वील चेक वेदर उसका कोई करंट अकाउंट तो नहीं ओपन होगा, PFG में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है. तो पहले हम यही कर लेते हैं. ठीक है, जो फर्म की गुडविल है दैट इज़ 2 लाख, और हम अपना आई का शेयर इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं. 25% मीन्स 1/4. सो 2 लाख का आप 1/4 करोगे, यू विल गेट 50,000. इट मीन्स कि 40,000 तो वो PFG ले आई है, दैट इज़ ओके, और 10,000 जो है उसके लिए इशाया का करंट अकाउंट ओपन होगा. ठीक है, अगर आप ये लाइन इग्नोर कर देते हो तो डेफिनेटली यू विल बी कंसिडरिंग 40,000 एज PFG, तो आप सिर्फ और सिर्फ 40,000 डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद लेट अस सी आगे क्या दिया हुआ उन्होंने. बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000 एंड PDD इज टू बी क्रिएटेड एट दी सेम एग्जिस्टिंग रेट. तो बोल रहे हैं जो रेट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो 80,000 के डेटर्स हैं, 8,000 प्रोविजन है, तो 80,000 का कितना परसेंट होगा 8,000, दैट इज डेफिनेटली 10%. तो अभी वो बोल रहे हैं कि PDD हमें 10% बनानी है. देन वी हैव इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 1 लाख. सो 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट है. इट मीन्स 20,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है. तो एक बार मैं ना इसकी एंट्री बना के बता देती हूँ आपको. IFR वी हैव 50,000 और मेरी इन्वेस्टमेंट कितने से डिक्रीज हो रही है, 20,000 से. इट मीन्स जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा वो हम ध्वनि और इग्नूर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. राइट, तो हमारे पास 30,000 बचा. 30,000 3:2 में गया तो ये आ जाएगा 18,000 और 12,000. सो आई होप कि आपको ये वाली एडजस्टमेंट तो पता चल गई. ठीक है, अभी जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे IFR वो 18 और 12 डालेंगे, सीधा 50,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. ठीक, उसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ है अक्रूड इनकम वॉज रिकवर्ड ओनली 14,500 इन सेटलमेंट. मतलब 20,000 की अक्रूड इनकम है, 14,500 हमें सिर्फ मिला है. इट मीन्स हमारी अक्रूड इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है. ऐसे डिक्रीज हो रहे हैं तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे चला जाएगा. ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, मैं प्रॉपर इलाबोरेट करती हूँ आपको. ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग हमारी ओवर वैल्यूड है बाय 20%. इट मीन्स 1,20,000 से बिल्डिंग को उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है बैलेंस शीट में. ठीक है, ये भी मैंने आपको पिछले MCQs में करवाया है ऑलरेडी कि आप ओरिजिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. ओवर वैल्यूड है 20% से तो वो ऐड कर दो, 120 इंटू 100 कर लो, तो चेक कर लो कि बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू आपके पास कितनी बन रही है. ठीक है, ये हमारी बन जाएगी 2,50,000. इट मीन्स उन्होंने 50,000 से बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड की हुई है, तो अब हम उसे 50,000 से डिक्रीज़ करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके.
ठीक है, तो ये मैंने आपको दो एडजस्टमेंट्स रीवैल्यूएशन की बता दी. देन दे आर सेइंग दैट कैपिटल ऑफ ध्वनि एंड इक्नूर वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इशायाज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. तो जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है उसके बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करना है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स. तो जो भी डेफिशिएंसी होगी उसके लिए हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे. ठीक है, सो ये हम बाद में देखते हैं, पहले ना हम अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं इस क्वेश्चन का. सो लेट अस प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट. अभी ना डेटर वाली एडजस्टमेंट ध्यान से समझना. तो जब भी आपको डेटर वाली एडजस्टमेंट करनी है ना, हमेशा एक रफ सा बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट बना लिया करो, क्योंकि ना इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे सिर्फ रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है. अगर बैलेंस शीट भी पूछ रहे होते तो मैं डेटर का ट्रीटमेंट सीधा सीधा बैलेंस शीट में कर देती पहले. ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू कितनी है, 80,000. सो जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स गिवन है, पहले आप बैड डेट्स उसमें से माइनस करोगे, दैट इज 5,000. तो अब हमारे पास डेटर्स आ गए 75,000 के. तो अब जो हमें न्यू पीडीडी कैलकुलेट करनी है वो 75,000 पे कैलकुलेट करनी है, और उन्होंने बोले कि आपको रेट सेम रखना है. दैट इज जो पहले 10% था तो अभी भी आपको 10% ही रखना है. सो 75,000 का 10% हमारा हो गया 7,500. ठीक है, अभी देखो हमें बैड डेट्स का नुकसान हो रहा है 5,000 का, और हमें एक प्रोविज़न बनानी है 7,500 की. अभी सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ओल्ड पीडीडी जो हमने रिजर्व ऑलरेडी बनाई हुई है उसमें हमारे पास कितना बैलेंस है. वो बैलेंस शीट में गिवन है हमें, दैट इज़ 8,000. तो अभी जो मेरे बैड डेट्स हैं वो तो इसी में से पूरे हो जाएंगे. सो मेरे पास पुरानी प्रोविज़न में 8,000 है, तो मैं इसी में बैड डेट एडजस्ट कर दूंगी अपने. बैड डेट्स है मेरे 5,000, राइट. तो इट मीन्स जो मेरी पुरानी प्रोविज़न है उसमें बैलेंस मेरे पास बच गया 3,000 का. अभी आपको क्या करना है, न्यू और ओल्ड प्रोविज़न को ना कंपेयर किया करो. सो ओल्ड प्रोविज़न में 3,000 है, न्यू प्रोविज़न में 7,500 है, और प्रोविज़न की नेचर होती है लाइबिलिटी. इट मीन्स मेरी प्रोविज़न जो है वो इंक्रीज़ कर रही है. किस अमाउंट से इंक्रीज़ कर रही है, वो 3,000 से 7,500 हो गई. इट मीन्स प्रोविज़न मेरी 4,500 से इंक्रीज़ कर रही है, और यही अमाउंट मैं रीवैल्यूएशन में डालूंगी, क्योंकि जो मेरा बैलेंस बैड डेट्स का हो रहा था ना लॉस, वो तो मेरा पुरानी पीडीडी ने ही कवर कर दिया. तो मैं वो बैड डेट्स वाला लॉस कहीं नहीं शो करूँगी, मैं सीधा यहाँ अपनी डालूंगी न्यू पीडीडी विद अमाउंट 4,500. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो ये अच्छे से कर लेना. उसके बाद सी और डी एडजस्टमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ. अक्रूड इनकम क्योंकि मेरी डिक्रीज़ कर रही है तो वो इस साइड चली जाएगी. तो अभी चेक करना पड़ेगा कितने से डिक्रीज़ कर रही है. 20,000 थी, 14,500 रिकवर हुआ सिर्फ, तो ये डिक्रीज़ हो रही है 5,500 से. और मैं बिल्डिंग आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ओवर वैल्यूएशन वाली जो एडजस्टमेंट थी, राइट. तो वो 50,000 से ओवर वैल्यू किया हुआ है, ठीक करने के लिए मैं उसे कम कर दूंगी. अब बस रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स हो गई, तो मेरा आ जाएगा इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन लॉस, जो ध्वनि और इक्नूर में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो मेरा रिवैल्यूएशन लॉस ये कितना आ रहा है, ये हो गया 60,000. तो यहाँ लिखेंगे 60,000. ओल्ड रेशो है 3:2, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वी विल गेट 36,000 एंड 24,000. विद दिस आवर रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ओवर. अभी हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो लेट अस नाउ प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पहले फॉर्मेट बना लें उसका. तो देखो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो ध्वनि और इक्नूर के कैपिटल बैलेंसेस हैं 2,40,000 एंड 2,60,000, और न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आया है वो है 2,50,000. ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाएगी, दैट इज़ 2,40,000 एंड 2,60,000. और जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है उसे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और उसकी कैपिटल है 2,50,000, राइट. अभी ना इसके बाद मैं गुडविल का ट्रीटमेंट कर रही हूँ. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो गुडविल है वो बन रही है 50,000, लेकिन वो सिर्फ 40,000 PFG का लिखे है
और 10,000 जो उसकी डेफिशिएंसी है उसके लिए उसका करंट अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। और ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाता है, उसकी ओल्ड रेशो है 3:2 और उसका शेयर है 25%। इसके अलावा तो कुछ और गिवन ही नहीं है। सो इट मीन्स जो मेरी ओल्ड रेशो है वही मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40,000 को भी और 10,000 को भी। तो 40,000 के लिए तो हम लिखेंगे बाय PFG। तो ये हमारा आ जाएगा 24,000 एंड 16,000। और जो रिमेनिंग 10,000 है उसके लिए हम इशाया का करंट अकाउंट ओपन करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 6,000 एंड 4,000। तो ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। उसके बाद ना हम चेक करेंगे बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। एक तो IFR का स्पेशल केस था जो मैंने आपको यहाँ करवाया है, 18 और 12 बन रही है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लिख देते हैं IFR बाय IFR 18,000 एंड 12,000, ठीक। उसके बाद एक हमारा बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है और क्रॉस पोस्टिंग के अकॉर्डिंगली वो क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। बैलेंस शीट में जो भी इस साइड चीज़ें हैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाली वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और जो इस साइड है डिस्ट्रीब्यूट करने वाली वो डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जनरल रिजर्व है 60,000 का। तो 60,000 तो ये कितना कितना हो जाएगा 36,000 एंड 24,000, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ है P&L अकाउंट। P&L अकाउंट है 1 लाख। 1 लाख को 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारा कितना कितना आ जाएगा 60,000 एंड 40,000, ठीक है। सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स में जा रही हैं। उसके बाद रीवैल्यूएशन लॉस, उसे भी क्रॉस पोस्ट कर देते हैं। सो टू रीवैल्यूएशन लॉस ये हो गया हमारा 36,000 एंड 24,000। अब हमारा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। सो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इशायाज कैपिटल, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बना लेते हैं अपना वर्किंग नोट। सो वर्किंग नोट में हम दिखाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। तो उन्होंने बोला कि इशाया की कैपिटल के बेसिस पे आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो इशाया की कैपिटल के बेसिस पे मैं टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इशाया की कैपिटल हमें गिवन है 2,50,000 और उसका शेयर है 1/4। तो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट टोटल कैपिटल दैट इज 10 लाख। अभी आप या तो क्या करो 10 लाख को न्यू PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आपके पास यहाँ आ जाएंगे आपके टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। या आपको पता ही है कि 2,50,000 इशाया का तो 2,50,000 ही आना है। तो आप क्या कर सकते हो इस 10 लाख में से 2,50,000 माइनस कर दो तो मेरे पास जो कैपिटल बची दैट इज 7,50,000 वो बिलोंग किसको कर रही है ध्वनि और इक्नूर को। तो उसे उनकी जो भी रिमेनिंग रेशो है 3:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। क्योंकि ये रिमेनिंग वाला केस था ना, या तो अपने न्यू PSR कैलकुलेट करो। देखो 1/4 के लिए वो आया है तो हम रिमेनिंग शेयर 3/4 हो गया। सो ध्वनि और इक्नूर में जो ये रिमेनिंग शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी ओल्ड रेशो में, दैट इज 3/5 एंड 2/5। तो इसका आ गया 9/20, इसका आ गया 6/20। और जो हमारी इशाया है उसका शेयर है 1/4, हमने डिनोमिनेटर सेम किया तो उसका बन गया 5/20। तो न्यू रेशो है 9:6:5। या तो आप ये 10 लाख को 9:6:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 10 लाख का 9/20 ध्वनि की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4,50,000। ऐसे ही नूर की वैल्यू फाइंड कर लो 10 लाख का 6/20 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। और आप इशाया का भी देखोगे तो वो 2,50,000 ही बनेगा, उसका तो सेम ही रहना है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 4,50,000 एंड 3 लाख। अभी हमें देखना है कि करंट अकाउंट किस साइड ओपन होगा, तो वो मैं आपको एक बार बता रही हूँ, ठीक है।
तो यहाँ तो हम लिखते हैं टोटल, हमें ना बैलेंस ही करना है। मैं आपको एक बार डिटेल में थोड़ा सा इलाबोरेट कर रही हूँ। तो पहले ना मैं दोनों साइड्स का टोटल कर लेती हूँ, डेबिट का भी क्रेडिट का भी, और उसे ना मैं रफ में लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज़ का टोटल किया, यू विल गेट 5,46,000। इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल किया, यू विल गेट 3,64,000। और जो न्यू पार्टनर है उसका तो दोनों साइड का टोटल सेम ही आना है, मतलब वो उसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ध्वनि और इग्नोर को बैलेंस करना है। तो इस साइड का जब मैं टोटल कर रही हूँ ध्वनि का, तो बन रहा है 3,24,000, और इग्नोर का कर रही हूँ तो वो बन रहा है 3,16,000। अभी आप देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि का। सो ध्वनि का इस साइड का टोटल 546 है, इस साइड का 324। हम टोटल के कॉलम में वैल्यू कितनी लिखेंगे, जो ग्रेटर वैल्यू है, दैट इज 5,46,000 ऑन बोथ द साइड्स। अभी मेरा कम किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में चेक करूंगी कितनी वैल्यू से हमारा डिफरेंस आ रहा है, और उसके लिए मैं ध्वनि का करंट अकाउंट जो है वो ओपन कर दूंगी, बाय ध्वनिस करंट अकाउंट, राइट। और ये वैल्यू कैसे हम फाइंड कर रहे हैं, 5,46,000 में से उसका 3,24,000 माइनस कर रहे हैं, हेंस वी विल गेट 2,22,000 हियर। दिस इज इम्पॉर्टेंट वैल्यू, कई बार बच्चों को ये बैलेंस नहीं करना आता, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमने किया इग्नोर का, इस साइड का बन रहा है 3,64,000, इस साइड बन रहा है 3,16,000। सो हेंस हमारा कम किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ मैं लिखूंगी बाय इग्नोर्स करंट अकाउंट, राइट। और डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 48,000 का, ठीक है। ये भी हमने फाइंड कर लिया। और टोटल में हम ग्रेटर वाली वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 3,64,000, ठीक है। और ये हमने रफ के लिए किया था, ये आपको पेपर में नहीं लिख के आना, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था मैंने। एंड हेंस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। सो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, मतलब चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन रिटायरमेंट चैप्टर का है, ठीक है। और इसमें हमें करना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक। सो लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। Aman, Burman and Raman were partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कहीं कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम तो नहीं है हमारे पास, राइट। जब भी आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिखे ना, तो हमेशा आपको चेक करना है अपनी एडजस्टमेंट में कि कहीं कोई हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम तो नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो सिंपली हम ये वाला वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये WCR सिंपल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। उसके बाद हमें नज़र आ रहा है P&L अकाउंट, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। और एसेट साइड है हमारे पास पुरानी गुडविल एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ठीक। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बैलेंस शीट में मार्क की हैं ये हमारी पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस पोस्ट हो जाएंगी इन देयर ओल्ड रेशो, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे मुझे एक पॉइंट नज़र आ रहे, इस साइड बिल्डिंग गिवन है एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इस साइड गिवन है। तो आप इस बात का ख्याल रखना, तो बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू है दैट विल बी 1 लाख माइनस 20 करेंगे, तो 80,000 की बिल्डिंग है हमारी बैलेंस शीट में, ठीक है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट अस रीड द एडजस्टमेंट्स ऑन द अबव डेट। बर्मन रिटायर्ड and his share was acquired by Aman and Raman equally। सो इट मीन्स इस क्वेश्चन में जो गेनिंग रेशियो है वो हो गई इक्वल, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं मेंशन होती फिर तो हम ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो को ही मान लेते हैं ना गेनिंग रेशियो। उसके बाद उन्होंने बोले दैट क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10%, तो डेटर्स पे हम जो है वो 10% कैलकुलेट कर लेंगे और हमारी PDD की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
उसके बाद गिवन है मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। मुझे लगा ही था कि बिल्डिंग की एडजस्टमेंट पक्का होगी, तो बिल्डिंग वाला ये ट्विस्ट दिया हुआ है ना उन्होंने। सो मार्केट वैल्यू 1 लाख होगी। अब जो बच्चे देखेंगे कि यहाँ भी 1 लाख है और यहाँ भी 1 लाख है, इट मीन्स ये तो चेंज ही नहीं हो रही। जबकि मैंने आपको बताया ना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कंसिडर करोगे, तो बुक वैल्यू उसकी 80,000 है और मार्केट वैल्यू 1 लाख है। इट मीन्स हमारी बिल्डिंग 20,000 से अप्रिशिएट हो रही है। ठीक, उसके बाद वो बोल रहे हैं फर्नीचर वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20%। मीन्स यहाँ जो फर्नीचर हमें गिवन है ये ऑलरेडी 20% से ज़्यादा है। तो इसका मैंने आपको कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताया हुआ है। हम करेक्ट वैल्यू कैसे असर्टेन कर सकते हैं, जो भी हमारी गिवन वैल्यू है उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ओवर वैल्यूड है तो 100 प्लस रेट, अगर अंडर होता तो माइनस कर देते। तो इसे 120 ऐसे करेंगे, और यहाँ से वी विल डिटर्मिन कि उसकी करेक्ट वैल्यू कितनी बन रही है 50,000। इट मीन्स फर्नीचर जो है वो 10,000 से ओवर वैल्यूड है, तो अभी हम उसे 10,000 से डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 55,000। स्टॉक की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, यहाँ 40,000 का है, मीन्स 15,000 से इंक्रीज हो गया। फिर वो बोल रहे हैं क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 टुक ओवर स्टॉक ऑफ 10,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। मतलब क्रेडिटर्स 15,000 की वैल्यू के थे हमारे पास, उन्होंने 10,000 में सेटल कर लिया अपना क्लेम, मतलब दे हैव टेकन 5,000 लेस। तो मतलब क्रेडिटर्स हमारे जो हैं वो 5,000 से डिक्रीज हो गए, राइट। सो नेक्स्ट हमें गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज 80,000। इसमें हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, देन हमारी वही गेनिंग टू रिटायरिंग वाली जो है वो एंट्री आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है दैट प्रीपेड एक्सपेंसेस आर वर्थलेस। मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी गिवन है वो सारे डिक्रीज हो गए, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू अब 20,000 हो गई है। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं 5,000 से। ठीक, नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं that 20,000 was immediately paid to Burman on retirement, brought in by Aman and Raman in the ratio 3:2। तो 20,000 हमें उसे इमीडिएटली पे करना है, और वो 20,000 जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशो 3:2, राइट, और बाकी हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में यही बना रही हूँ, आप साथ साथ एडजस्टमेंट्स देखते जाना। सो जैसे कि मैंने आपको बता तो दी हैं एडजस्टमेंट्स, अभी इन्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास पीडीडी क्रिएट करनी है 10%। सो टू साइड आ जाएगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और डेटर्स हैं 50,000 के, उसका 10% करेंगे, वी विल गेट 5,000। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की 1 लाख होगी, ये मैंने बताया ही आपको। 80,000 इज द बुक वैल्यू, 1 लाख माइनस डिप्रिसिएशन, राइट। तो हमारी बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई 20,000 से। हम इस साइड लिखेंगे बाय बिल्डिंग 20,000। ठीक है, एक बार मैं ये दोबारा लिख रही हूँ, अगर एसेट डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और अगर एसेट इंक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, उसके बाद स्टॉक की वैल्यू हो गई है 55,000, 40 से 55,000 हो गया, मतलब स्टॉक हमारा इंक्रीज हो रहा है कितनी अमाउंट से, 15,000 से, राइट। उसके बाद क्रेडिटर्स जो हैं 15,000 वालों ने 10,000 पे सेटल कर लिया, मतलब 5,000 कम एक्सेप्ट किए हैं, तो हमें तो वो फ़ायदा हो गया ना। तो क्रेडिटर्स जो हैं वो 5,000 से हमारे एक तरीके से डिक्रीज़ हुए, हमें 5,000 कम पे करना पड़ा, तो यहाँ आ गया। उसके बाद हमारा पॉइंट ई रीवैल्यूएशन के प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्थलेस हो गई। ठीक है, अच्छा मैंने ना एक एडजस्टमेंट मिस भी कर दी। बिल्डिंग के बाद मैं सीधा स्टॉक पे आ गई ना। यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर ओवर वैल्यू हो रहा है ना 20% से, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता तो दिया ही था कि हमने कैलकुलेट कैसे किया। उसकी 10,000 से वैल्यू ज़्यादा रिकॉर्ड की हुई है, अभी 10,000 से कम करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे टू फर्नीचर, और ये हमारा आ जाएगा 10,000। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्थलेस हो गए हैं, तो जितने के भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है सारी वैल्यू हमें डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में 20,000 के हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया 20,000।
नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 के हो गए हैं, बैलेंस शीट में 15,000 के हैं, तो 5,000 से इंक्रीज़ हुए हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। अभी हम अपना प्रॉफिट और लॉस डिटरमिन करेंगे रीवैल्यूएशन का, तो यहाँ बन रहा है 40 और यहाँ भी बन रहा है 40। इट मीन्स इस क्वेश्चन में ना तो प्रॉफिट आ रहा है ना लॉस आ रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा सेटल हो गया ऐसे, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक, एंड वी आर डन विद द रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी ना एक बार गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो यही बता रही हूँ। फर्म की गुडविल है हमारे पास 80,000 और रिटायर कर रहे हैं बर्मन, तो बर्मन का शेयर कितना हो जाएगा गुडविल में, 80,000 into Burman is 3/10, so this is 3/10 and here we will get 24,000। क्योंकि हमारी गेनिंग रेशो इक्वल है, यहाँ उन्होंने बताया ना वो इक्वली एक्वायर करेंगे, तो हमारे गेनिंग पार्टनर्स हो गए अमन एंड रमन, तो हमारी एंट्री हो जाएगी अमन रमन टू बर्मन, और बर्मन का गुडविल शेयर है 24,000 और इनमें आ जाएगा 12,000। ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। इसके अलावा तो और कोई मेन एडजस्टमेंट नहीं है, लास्ट में एफ पॉइंट हम पार्टनर्स कैपिटल में ही देख लेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो मैंने बर्मन को हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। सो लेट अस प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला स्टेप है हमारा ओपनिंग कैपिटल्स लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ गिवन है हमें 80,000, 70,000 एंड 50,000। सो लेट अस फिल दिस इन द कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये कितना कितना आ गया, 80,000, 70,000 एंड 50,000, ठीक है। अब मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ गुडविल का, ये रही मेरी गुडविल की एंट्री, तो यहाँ लिखूंगी बाय अमन्स कैपिटल अकाउंट बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किसके अकाउंट में जाएगी, बर्मन के, क्योंकि गुडविल का शेयर बर्मन को मिलना है और गेनिंग रेशो इक्वल थी। एंट्री में हमने ऑलरेडी 12 लिखा हुआ है, तो ये 12,000 आ गया दोनों में। और यहाँ हम लिखेंगे टू बर्मन्स कैपिटल अकाउंट, और हमारे कौन से पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं, अमन एंड रमन, तो अमन एंड रमन को डेबिट कर देंगे 12,000, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे हमारा जो बैलेंस शीट में क्रॉस पोस्टिंग वाली चीज़ें हैं, मैंने ग्रीन मार्कर से हाईलाइट की है। सो एक तो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और एक है P&L अकाउंट। ये हमारा क्रॉस पोस्ट होगा क्रेडिट साइड, WCR 50 का है एंड P&L 40,000 का है। सो इन्हें रेशो में बांट दें बाय WCR। रेशो हमारी कितनी है, 5:3:2, तो 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारा आ जाएगा 25,000, 15,000 एंड 10,000। और P&L अकाउंट 40,000 का था, तो P&L अकाउंट 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वी विल गेट 20,000, 12,000 एंड 8,000, ठीक है। अभी एसेट साइड भी चेक कर लेते हैं। एसेट साइड हमारे पास है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड गुडविल, तो यहाँ हमारा आ जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000 उसकी वैल्यू है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना आ जाएगा, 10,000, 6,000 एंड 4,000। और है हमारे पास ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल को भी राइट ऑफ करेंगे, 30,000 उसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 15,000, 9,000, 6,000, ठीक है। सारी डिस्ट्रीब्यूट वाली चीज़ें हमने कर ली और सारी एडजस्टमेंट भी हमारी होगी, गुडविल वाली एडजस्टमेंट भी कर ली। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली एफ एडजस्टमेंट। तो एफ एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला है कि बर्मन को इमीडिएटली हम पे कर रहे हैं कैश 20,000, तो बर्मन में तो यहाँ चला गया 20,000, और उन्होंने ये भी बोला है कि ये 20,000 जो है दिस विल बी ब्रॉट इन बाय अमन एंड रमन इन द रेशो 3:2, तो 20,000 को 3:2 में बांटा तो आ रहे 12 और 8, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट,
क्योंकि अमन और रमन ये पैसा लेके आएंगे। तो इसमें आ गया 12,000, इसमें आ गया 8,000। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का कि ये वाला कैश वो कैसे लेके आए हैं, इस साइड लिखेंगे। और यहाँ तो आपको पता ही है, अगर कैश से पेमेंट करते हैं तो यहाँ हम उस पार्टनर की डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, अभी सिंपल है। अभी आप सबसे पहले तो बर्मन का बैलेंस फाइंड करो, क्योंकि वो जाएगा बर्मन के लोन अकाउंट में, राइट। तो आप ये वाली साइड प्लस कर दो सारी, 70, 12, 12, 15, 12, और ये वाली साइड उसमें से माइनस कर दो 6, 9, 20। तो यहाँ आपको ये बैलेंसिंग फिगर मिलेगी 86,000 की। तो ये हो गया इसका लोन अकाउंट। और ऐसे ही अमन और रमन को भी बैलेंस कर दो, वो आपका होगा कैरेट ऑन बैलेंस। तो इसका हमारा बनेगा 1 लाख और इसका हो जाएगा 54,000। और यहाँ पे आप अपना लिख देना टोटल, एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। ठीक है।